नमस्कार स्टूडेंट्स। एएमयू बीई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए ये एक बहुत ही खास सेशन है। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के दो सबसे जरूरी इफेक्ट्स को समझने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। देखिए, ये दोनों टॉपिक्स न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, बल्कि एग्जाम में स्कोर करने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही इलेक्ट्रिक करंट आपके टोस्टर को तो एकदम लाल कर देता है, गरम कर देता है, पर वही करंट जब आपके फोन के चार्जिंग केबल से गुजरता है तो केबल गरम क्यों नहीं होता? भाई बिजली तो दोनों में दौड़ रही है, फिर ये फर्क क्यों? इसी एक सवाल में दोस्तों बिजली के हीटिंग इफेक्ट का पूरा राज छिपा है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आज का हमारा सफर एकदम स्ट्रक्चर्ड रहेगा। सबसे पहले हम करंट के बेसिक्स को मजबूत करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये गर्मी कैसे पैदा करता है, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि यही करंट जब लिक्विड से गुजरता है तो क्या कमाल करता है, यानी इसका केमिकल इफेक्ट। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सुपर क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो आपको लास्ट मिनट में बहुत काम आएंगे। देखिए, इसके इफेक्ट्स को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या भला। किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? बस फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी की वही नींव है। तो चलिए पहले इस नींव को पक्का कर लेते हैं। तो सीधी और सरल भाषा में इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्ज का बहना, यानी चार्ज का फ्लो। जैसे नदी में पानी बहता है, बिल्कुल वैसे ही तारों में चार्ज बहता है। अब ये चार्ज क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे किसी चीज में वजन होता है, वैसे ही कुछ पार्टिकल्स में चार्ज होता है। जब ये चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ एक जरूरी बात, सॉलिड चीजों में जैसे कॉपर के तार में ये चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और लिक्विड्स में जैसे नमक के पानी में ये चार्ज होते हैं आयंस। याद रखिएगा, सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स और लिक्विड्स में आयंस। अब देखिए, हर मटेरियल अपने अंदर से करंट को आसानी से जाने नहीं देता। यहीं पर दो तरह के मटेरियल सामने आते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो हैं जो करंट के अच्छे दोस्त हैं। वो कहते हैं आओ आराम से गुजरो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आसानी से मूव कर सकते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। वहीं इंसुलेटर्स करंट के दुश्मन हैं। वो करंट को रोक देते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से मजबूती से बंधे होते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप है। नल का पानी यानी टैप वाटर कंडक्टर है, लेकिन प्योर डिस्टिल्ड वाटर एक इंसुलेटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि नल के पानी में घुले हुए सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं जो आयंस बनाते हैं, और यही आयंस करंट को बहने में मदद करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने पहले बड़े टॉपिक पर। समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो आखिर गर्मी कैसे पैदा करता है। जी हाँ, ये वही इफेक्ट है जिसके वजह से हमारा पानी गर्म होता है, कपड़े प्रेस होते हैं और सर्दियों में हीटर हमें गर्मी देता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सोचिए, एक पतले से तार के अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ भाग रहे हैं, लेकिन वो रास्ता खाली नहीं है। तार के अंदर उस मटेरियल के एटम्स भी अपनी जगह पर हैं। तो ये भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स उन एटम से लगातार टकराते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक भीड़ भरी गली में भागने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों से टकराएंगे और इस टक्कर से, इस फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होगी। बस यही इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन है जो हीट जनरेट करता है। और फिजिक्स की भाषा में इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। अब इस पूरी कहानी को, इस पूरे ऑब्जर्वेशन को साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में बांध दिया। हीटिंग इफेक्ट का पूरा खेल इसी एक फॉर्मूले पर टिका है, H=I²RT। इसे तो आप बस रट लीजिए, यह आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी फॉर्मूलों में से एक है। ये फॉर्मूला कहता है कि पैदा होने वाली हीट H करंट I के स्क्वायर, तार के रेजिस्टेंस R और जितने समय T तक करंट बहा, इन तीनों चीज़ों पर सीधे सीधे डिपेंड करती है। आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल फैक्टर है करंट I। ध्यान दीजिए, हीट करंट के नहीं बल्कि करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर आप करंट को डबल यानी 2 गुना करेंगे तो हीट 4 गुना 2 स्क्वायर बढ़ जाएगी, और अगर करंट 3 गुना करेंगे तो हीट 9 गुना बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस R। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा टक्कर और उतनी ही ज्यादा गर्मी।
और तीसरा फैक्टर है टाइम, टी। भाई ये तो कॉमन सेंस है, जितनी ज्यादा देर तक करंट बहेगा उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी। यहाँ AMU एग्जाम के लिए एक क्लासिक कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है। आपके हीटर को जोड़ने वाली तार और हीटर के अंदर की कॉइल दोनों से सेम करंट गुजरता है, क्योंकि वो सीरीज में जुड़े हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि हीटर की कॉइल तो गर्म होकर लाल हो जाती है, लेकिन जोड़ने वाली तार ठंडी रहती है? इसका जवाब कहाँ छिपा है? जी हाँ, प्रतिरोध में। तो यहाँ पर असली खिलाड़ी है मटेरियल का रेजिस्टेंस। हीटर की कॉइल एक खास अलॉय से बनी होती है जिसे नाइक्रोम कहते हैं, और इसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है। वहीं जोड़ने वाली तार कॉपर की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब अपने फॉर्मूले H = I² RT को याद कीजिए। करंट I और टाइम T तो दोनों के लिए सेम है, तो सारी कहानी किस पर आ गई? R पर। जिसका R ज्यादा उसकी H ज्यादा, इसीलिए नाइक्रोम कॉइल भयंकर गर्म होती है और कॉपर वायर नहीं। जूल्स लॉ का एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये हमारे घर के लिए एक सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता है। फ्यूज में एक पतली सी तार होती है। इस तार की दो खासियतें होती हैं। इसका रेजिस्टेंस तो ठीक ठाक होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान बहुत कम होता है। जब तक सर्किट में नॉर्मल करंट बहता है सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही कोई गड़बड़ होती है और करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो I² RT के हिसाब से फ्यूज की तार में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत पिघल जाती है। तार के पिघलते ही सर्किट टूट जाता है और आपके कीमती टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंसेस जलने से बच जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि करंट सॉलिड कंडक्टर्स में गर्मी कैसे पैदा करता है। अब कहानी को थोड़ा बदलते हैं। चलिए सॉलिड से लिक्विड्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि बिजली जब पानी या किसी केमिकल सॉल्यूशन से गुजरती है तो वो कैसे कैसे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कर सकती है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। मेटल्स में करंट के हीरो हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो बस अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। कॉपर का तार हमेशा कॉपर ही रहता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। लेकिन लिक्विड्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उनमें करंट के हीरो हैं आयॉन्स। आयॉन्स चार्ज वाले एटम्स होते हैं, और जब ये आयॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचते हैं तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहीं से केमिकल इफेक्ट की कहानी शुरू होती है। सरल शब्दों में इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है बिजली का इस्तेमाल करके किसी केमिकल कंपाउंड को उसके हिस्सों में तोड़ देना। नाम से ही समझिए, इलेक्ट्रो मतलब बिजली और लिसिस मतलब टूटना, बिजली से तोड़ना। जैसे मान लीजिए आपने पानी में करंट पास किया, तो पानी जो H2O है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसों हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में टूटने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो आप इस केमिकल रिएक्शन को अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं। कैसे? आपको इलेक्ट्रोड्स पर गैस के बुलबुले निकलते हुए दिख सकते हैं, या आपको एक इलेक्ट्रोड पर किसी दूसरे मेटल की एक परत जमती हुई दिख सकती है, जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखेंगे। कभी कभी सॉल्यूशन का रंग भी बदल सकता है। ये सारे संकेत इस बात का सबूत है कि करंट अपना केमिकल जादू चला रहा है। अब एक मजेदार सवाल। बाजार में जो गोल्ड प्लेटेड गहने मिलते हैं, जो दिखते तो सोने के हैं पर होते नहीं, वो कैसे बनाए जाते हैं? किसी तांबे की अंगूठी पर सोने की एक पतली चमकदार परत कैसे चढ़ाई जाती है? इसका जवाब करंट के केमिकल इफेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में छिपा है। जी हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा कि आप इस सेटअप में देख सकते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमें लोहे की चम्मच पर कॉपर की परत चढ़ानी है, तो हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। इसमें हम लोहे की चम्मच और एक कॉपर की प्लेट डुबो देंगे। अब हम चम्मच को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और कॉपर की प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और बस करंट की मदद से कॉपर चम्मच पर धीरे धीरे चढ़ने लगेगा। इस प्रोसेस को समझने की इस टेबल में है। हमेशा याद रखें, जिस चीज पर कोटिंग करनी है उसे हम हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और उसे कैथोड कहते हैं, और जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और उसे एनोड कहते हैं। होता यह है कि सॉल्यूशन में मौजूद पॉजिटिव कॉपर आयन Cu2+ नेगेटिव चम्मच यानी कैथोड की तरफ भागते हैं, वहां पहुंचकर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और सॉलिड कॉपर बनकर चम्मच पर चिपक जाते हैं। और सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी ना हो, इसके लिए एनोड वाली कॉपर प्लेट धीरे धीरे सॉल्यूशन में घुलती रहती है।
तो दोस्तों, हमने हीटिंग और केमिकल दोनों इफेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। अब चलिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ सबसे ज़रूरी बातों को यानी गोल्डन पॉइंट्स को जल्दी से दोहराते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं भूल सकते। पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट में अगर करंट सेम है तो सारी कहानी रेजिस्टेंस की है। H=I²RT, इसमें बस R पर फोकस कीजिए। जिसका R ज्यादा उसकी H ज्यादा। वो हीटर का कॉयल और कनेक्टिंग वायर वाला सवाल याद है ना? बस यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट, केमिकल इफेक्ट के लिए ये कॉमन ट्रैप याद रखना। शुद्ध पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर बिजली का इंसुलेटर है, लेकिन नल का पानी एक कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि अशुद्ध पानी में मिनरल्स और सॉल्ट्स खुले होते हैं जो उसे फ्री आयंस देते हैं, और यही आयंस करंट को चलाने का काम करते हैं। और आखिर में इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ये सुपर यूजफुल मेमोरी ट्रिक, पैनिक। इससे आप कभी भी एनोड और कैथोड में कंफ्यूज नहीं होंगे। पैनिक का मतलब है पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। बस इतना याद रखिए, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो एनोड है और जो नेगेटिव से जुड़ा है वो कैथोड है। ये ट्रिक आपको हमेशा बचाएगी। और इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हमने करंट के दो बहुत ही ज़रूरी इफेक्ट्स को समझा, लेकिन जाते जाते इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। हमने देखा कि करंट हीट पैदा करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, पर क्या आप जानते हैं कि यही करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है? जी हाँ, और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया खुलती है। फिजिक्स में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।